नमस्कार दोस्तों, आप सभी का अपने YouTube चैनल आशा स्टडी पॉइंट पर स्वागत करता हूं। जैसा कि दोस्तों देख रहे हैं आप पोषक पदार्थ लगातार वीडियोस हम इसके अपलोड कर रहे हैं। दोस्तों आज इसी कड़ी में अंतिम कड़ी अपलोड करने वाले हैं। मैं आपको बेहद खुशी भी हो रही होगी। एक पोषक तत्व वाला टॉपिक हमारा कंप्लीट होने जा रहा है और एक महत्वपूर्ण टॉपिक है जहां से आपको डेफिनेटली हर वनडे एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलेगा। चाहे वो आपका एनटीपीसी हो, चाहे आपका सुपर टेट के स्टार्ट होने वाले एग्जाम, जब भी आपका एंट्रेंस वाला प्रोसेस होता है, या जो दोस्त हमारे टेट क्वालिफाइंग है, सुपर टेट के प्रिपरेशंस आते हैं, तो दोस्तों कंटिन्यूअस हमारे वीडियोस को आप देखें। और मैं डेफिनेटली कहता हूं हमारी टीम के द्वारा किया गया प्रयास आपको लाभकारी ही होगा, आपके उज्जवल भविष्य में बहुत काम आने वाला है। चलिए दोस्तों, तो विटामिन का टॉपिक आपने पिछले वीडियो में देखा। अगर आपने नहीं देखा है तो आप प्ले लिस्ट में जाएं, कंटिन्यूअस सारी वीडियोस को देखें। उसी सर्कल में बात करते हैं दोस्तों। पिछली वीडियो में विटामिन के बारे में हमने चर्चा किया था, जिसमें आपने विटामिन ए को देखा, विटामिन बी को देखा, विटामिन सी को देखा, विटामिन डी को देखा था, जिसमें मैंने विटामिन की जानकारी भी बताई थी आपको कि फंक महोदय ने इसकी खोज की थी। फिर इसके बाद मैंने विटामिन के क्लेरिफिकेशन में आपको बताया था कि विटामिन से रिलेटेड चीजें क्या होगी, आपको रासायनिक नाम प्लस कार्य और रोग प्लस स्रोत, यानी ऐसे ही पेपर में प्रश्न आपके बनते हैं। और आज मैंने कहा था इनको शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से भी हम सब देखेंगे कि कैसे हम इनके रासायनिक नाम को तैयार कर सकते हैं। और शुरू करते हैं फिर विटामिन ई के बारे में। दोस्तों अगर बात करते हैं तो इसका रासायनिक नाम होता है टोकोफेरॉल, काफी इंपॉर्टेंट है, कई बार प्रश्न में पूछा गया है। कार्य के बारे में बात करें तो रोग प्रतिरोधक क्षमता को मजबूत बनाता है। और रोगों के बारे में बात करें दोस्तों तो जनन शक्ति का कम हो जाना, यानी आप अगर विटामिन सी के तत्वों की कमी आपके शरीर में होती है तो जनन शक्ति क्या हो जाती है, आपकी कम हो जाती है। इनके स्रोतों के बारे में चर्चा करते हैं। स्रोत के बारे में बात करें दोस्तों तो वनस्पति तेल, अनाज, बादाम, अंडा इत्यादि जो होते हैं हमारे पास, ये सभी विटामिन ई के अच्छे स्रोत माने जाते हैं। अब दोस्तों बात करते हैं महत्वपूर्ण बिंदु, यहाँ पे लिखा मैंने नोट डाल के, जिन लोगों को लीवर रोग होता है उनको यह ज्यादा लेने के लिए कहा जाता है। यानी लीवर से संबंधित अगर कोई डिफेक्ट होता है हमारे पास या कोई समस्या होती है, अगर दोस्तों हम अनाज, बादाम, अंडे का सेवन बढ़ा देते हैं तो काफी ये मदद करता है लीवर को इम्प्रूव करने में। यानी विटामिन ई हमारे पास इंपॉर्टेंट बनता है। इसके बाद दोस्तों बात करते हैं विटामिन के बारे में। विटामिन के रासायनिक नाम के बारे में बात करें तो फिलोक्विनोनेन, ठीक है क्या दोस्तों, फिलोक्विनोनेन, या कहीं कहीं क्यूनोन भी देता है, तो कंफ्यूज बिल्कुल ना हो आप। ऑप्शन आपका मिलेगा, आपको केवल याद होना चाहिए। चलिए दोस्तों कार्य के बारे में बात करते हैं। यह स्वस्थ हड्डियों और ऊतकों के लिए प्रोटीन बनाकर हमारे शरीर की मदद करता है। जैसा कि आपको पता है दोस्तों, हमारे शरीर में सबसे छोटी इकाई के बारे में बात करते हैं तो सेल्स होती है, यानी कोशिका। कोशिका के समूह से ही बन जाता ऊतक, और ऊतक से ही हमारा बन जाता अंगतंत्र, और अंगतंत्र से हमारा शरीर का निर्माण होता है। उस शरीर के निर्माण में जो हमारे पास प्रोटीन होता है, उस प्रोटीन को बनाने में कौन मदद करता है, तो विटामिन के मदद करता है। अब दोस्तों रोगों के बारे में बात करें तो विटामिन के की अगर कमी हो जाती तो रक्त का थक्का हमारे शरीर में नहीं बनता है, यानी जिस व्यक्ति का कट जाता है या फट जाता है किसी तरीके से, उनका ब्लड नहीं रुकता है। तो यही चीज कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, कौन सा ऐसा आपका विटामिन है जो रक्त के थक्का बनाने में मदद करता है, तो आंसर हो जाएगा दोस्तों विटामिन के। यही पॉइंट मैंने लिखा है, रोग में रक्त का थक्का बनाना, ठीक है। तो अगर इसकी कमी हो जाएगी तो रक्त का थक्का नहीं बनेगा, यानी रक्त का थक्का बनाने में क्या करता है, मदद करता है। स्रोत के बारे में दोस्तों बात करते हैं तो टमाटर है आपका, हरी सब्जियां हैं, इनसे हम विटामिन के की पूर्ति कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों विटामिन के हर एक पॉइंट को मैंने चर्चा किया है, उनसे बनने वाले बिंदुओं पर चर्चा किया। अब आइए कुछ शॉर्ट ट्रिक देख लेते हैं कि कैसे विटामिन ए से लेकर के तक के हम शॉर्ट नाम को समझते हैं। अब एक छोटा सा कॉन्सेप्ट याद रखिए दोस्तों, रक्त एक ट्रॉफी, ठीक है, रक्त एक ट्रॉफी। तो आप इससे दोस्तों याद कर सकते हैं, देखिए क्या होगा आपका, ए से आपका रक्त हो, आर से क्या हो गया, ए विटामिन, बी विटामिन, सी, डी, ई, ऐसे कंटिन्यूअस आपके विटामिन के नाम है। अब इसके बात करें तो आर से हो गया आपका रेटिनॉल,
विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या होता है? रेटिनॉल। फिर थ से क्या हो गया आपका? विटामिन बी का थायमिन। फिर इसके बाद दोस्तों आ जाता है सी। सी से आपका क्या हो जाता है? स्कॉर्बिक एसिड। तो आप देख पा रहे हैं ना, आर से क्या हो गया आपका? रेटिनॉल। थ से क्या हो गया आपका? थायमिन। ए से क्या हो गया आपका? स्कॉर्बिक एसिड। और क से क्या हो गया? कैल्सीफेरॉल। र से क्या हो गया आपका? टोकोफेरॉल। और पी से क्या हो गया दोस्तों? ये आपका हो गया फिलोक्विनोन या क्विनोन। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों, इसको थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। अगर भूल जाते हैं आप तो इसका सहारा लें, अन्यथा तो मैं आपको यही सजेशन दूंगा दोस्तों, वीडियो को देखते रहें आप समय समय पे टाइम निकाल के, तो अपने आप ये सारी चीजें आपको तैयार हो जाती हैं। देखिए जीएस हमारा एक ऐसा पोर्शन होता है जो बहुत ही ब्रॉड माना जाता है, तो इन पे कंटिन्यूअस आपको रिवीजन की आवश्यकता होती है। यानी जो भी टॉपिक्स आपने पढ़ रखे हैं उन टॉपिक्स को आप समय देकर रिवीजन करते रहिए, तो वो आपके नॉलेज में बने रहेंगे और पेपर में आप इजीली कर पाएंगे। क्योंकि जो भी प्रतियोगी परीक्षा हो रही है ऑलमोस्ट सभी ऑब्जेक्टिव होती हैं। जब ऑब्जेक्टिव पेपर की बात हम करते हैं तो उसमें कुछ ना कुछ ऐसा बिंदु आपको मिल ही जाता है। अगर आपने उसको याद कर रखा है या पढ़ रखा है तो ऑप्शन आप जैसे ही देखते हो आपको याद आ जाता है। ये सारी चीजें होती है। तो दोस्तों एक बार फिर से इसको रिकॉल कर लेते हैं। विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या होता है? रेटिनॉल होता है। विटामिन बी का रासायनिक नाम थायमिन होता है। विटामिन सी का स्कॉर्बिक एसिड होता है। विटामिन डी का कैल्सीफेरॉल होता है। विटामिन ई का टोकोफेरॉल होता है। और विटामिन के का हो जाता है फिलोक्विनोन। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको ये मदद करेगा याद करने में। आइए, अब मैंने कहा था विटामिन बी जो होता है वो पूरा समूह के साथ यानी पूरा उसका परिवार होता है। इसको भी शॉर्ट ट्रिक से समझ लेते हैं, तो समझिएगा। यहाँ पे आप देख पा रहे हो विटामिन के नाम मैंने B1, B2, B3, B5, B6, B7, B12 तक है। इनसे रिलेटेड क्वेश्चन इस बार पूछे जा रहे हैं कि B12 का रासायनिक नाम क्या है, या B6 का, या B5 का, व्हाटएवर सारी चीजें तैयार कर सकते हैं। तो शॉर्ट ट्रिक का माध्यम पकड़ते हैं दोस्तों। थोड़ा न्यू पैंट पर बसा। ठीक है, थोड़ा न्यू पैंट पर बसा। अब देखिए यहाँ पे थो से क्या हो गया? B1 का रासायनिक नाम थो से हो गया थायमिन। फिर इसके बाद रा से क्या हो गया आपका? राइबोफ्लोविन जो B2 के लिए काम करेगा। B3 न्यू, न्यू से क्या हो गया? निकोटिनोमाइड या नियासिन, जो भी ऑप्शन आपका देता है। नेक्स्ट B5 हो जाता है दोस्तों पैंट। पैंट पे क्या हो जाएगा? पेंटोथेनिक हो जाएगा। फिर B6 पर से क्या हो जाएगा? पायरिडॉक्सिन। नेक्स्ट आपका दोस्तों B7 से बहुत से क्या हो जाएगा? बायोटिन। और B12 का वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में यहाँ से प्रश्न पूछा है। सा से हो जाएगा आपका साइनोकोबाल्मिन। ठीक है, साइनोकोबाल्मिन, ध्यान दीजिएगा दोस्तों। तो जो भी आपका वहां विकल्प होगा वो आप जैसे भी करते हैं आप आंसर राइट पहुंचेंगे। तो इन तरीके से आप इस चार्ट को भी तैयार करें, क्योंकि अब एग्जाम में जो पैटर्न बन रहा है वो कहीं ये आपका विटामिन बी के फैमिली से क्वेश्चन रासायनिक ज्यादा पूछा जा रहा है। बाकी फिर वीडियो आप पूरा देख रहे होंगे तो मैंने सारी चीजों को एक्सप्लेन किया है, सारी चीजें आपको समझ में आ रहेगी। दोस्तों अंतिम पॉइंट हमारा पोषक तत्व का आता है, जिसके बारे में चर्चा करने वाले हम खनिज के बारे में। खनिज को भली बात ही आप सब समझ पा रहे होंगे। खनिज लवण क्या होते हैं इनको समझते हैं। तो खनिज लवण क्या होते हैं? ये मनुष्य की उपापचयी क्रियाओं को नियंत्रित करते हैं। तो बस इतना ही सिंपल याद रखना आपको। खनिज लवण का कार्य क्या होता है, यानी जो चीज हमने खाई है उनको किस तरीके डाइजेस्ट करना है, उनका क्या उपयोग है, किस तरीके वो बचेगा, क्या हमारे शरीर के लाभकारी हितकारी, इन सब के बैलेंस को बनाना है। यानी कह सकते हैं उपापचयी क्रियाओं को नियंत्रित करता है। आइए दोस्तों कुछ नोट देखिए। यहाँ पे एक पॉइंट आपको यहाँ पे दिया गया, कई बार प्रश्न यहाँ से भी बना है। तो क्वेश्चन पूछ लेता है गर्भवती स्त्रियों में प्रायः किस चीज की कमी हो जाती है, या प्रेग्नेंट लेडी के लिए कौन सी चीज उपयोगी होती है। तो दोस्तों उसमें कैल्शियम और आयरन की क्या होती है, उनमें कमी हो जाती है। तो इसलिए इस बात को ध्यान रखेंगे कि गर्भवती स्त्रियों में प्रायः किस तत्वों की कमी हो जाती है, तो वो हो जाएगा आपका कैल्शियम और आयरन की। नेक्स्ट दोस्तों बात करते हैं शरीर के भार का 65 से 75% क्या होता है आपका? जल होता है। खनिज लवण में दोस्तों अगर हम बात करें तो नेक्स्ट टॉपिक हम पोषक तत्वों में हमारा जल आता है। जल से आप भली भांति समझ पा रहे होंगे कि जल हमारा क्या होता है, जीवन के लिए जल एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है और हर एक कहीं ना कहीं सोर्स से जल हमें पूर्ति हो जाती है।
तो यहाँ पे आपको बस केवल ध्यान रखना है शरीर के बाहर का 65 to 75 क्या होता है आपका जल होता है। आइए अब कुछ प्रवृत्तियां देखते हैं। यहाँ से भी प्रश्न पूछ लेता है कि किस व्यक्ति को किस कार्य के लिए कितनी ऊर्जा की आवश्यकता होती है या कितनी कैलोरी किस तरीके का कंजप्शन होता है उसको। इसको देखिए दोस्तों, कार्य की प्रगति एवं ऊर्जा की आवश्यकता। तो दोस्तों बात करें अगर कोई हल्का कार्य है तो उसके लिए पुरुष को 2000 कैलोरी की आवश्यकता होती है, महिला को 2100 कैलोरी की आवश्यकता होती है। कार्य की प्रवृत्ति अगर 8 घंटे की हो जाती है उसमें पुरुषों को 3000 कैलोरी की आवश्यकता होती है, जबकि उसकी अपेक्षा महिलाओं को 2500 कैलोरी की आवश्यकता पड़ती है। नेक्स्ट दोस्तों, कठिन परिश्रम के बारे में बात करें, हार्ड वर्क जो करते हैं पुरुषों में उनको 3600 कैलोरी की आवश्यकता होती है, जबकि महिलाओं को 3000 कैलोरी की आवश्यकता होती है। तो थोड़ा सा इस चार्ट को भी आप ध्यान रखें, कभी कभी ऑब्जेक्टिव यहाँ से भी बन जाते हैं। आइए अब अंतिम पॉइंट पे चर्चा करते हैं। जबकि मैंने कंटिन्यूअस वीडियोस में आपको हर पॉइंट को पढ़ाते हुए इसका स्रोत बताते चला हूं, लेकिन फिर भी एक बार हम लास्ट में रिकॉल कर लेते हैं, क्योंकि कुछ ऐसी चीजें होती हैं जैसे सोडियम है, पोटेशियम है, कैल्शियम है, आयरन है, इन सब के बारे में वहां जिक्र नहीं किया जा सका था कि किसमें क्या चीजें अधिक होती हैं। तो ऑब्जेक्टिव यहाँ से भी मिलते हैं, इनको चर्चा कर लेते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आपका पोषक तत्व एवं उनके स्रोत के बारे में दोस्तों बात करते हैं। तो एक तरफ आपका पोषक तत्व लिखा है और दूसरी तरफ स्रोत लिखा हुआ है। तो यहाँ से क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है पेपर में कि कार्बोहाइड्रेट सबसे अधिक किसमें पाया जाता है या विटामिन सी किसमें सबसे अधिक पाया जाता है। तो 4 विकल्प होंगे, आप अगर इनको याद रखेंगे तो इनमें से कोई एक ऑप्शन होगा। मैंने यही क्रम बना रखा है दोस्तों। तो बात करें कार्बोहाइड्रेट के बारे में तो गेहूं है, चावल है, मक्का है, बाजरा है, आलू है, सरजम है, शकरकंद है। ये सभी हमारे पास क्या होते हैं कार्बोहाइड्रेट के मुख्य स्रोत पाए जाते हैं। तो ऑप्शन में जो भी आपका इनमें से कोई ऑप्शन बना देगा वही आपको टिक करना होगा। ऐसा नहीं होता है कि आपका गेहूं भी देगा, चावल भी देगा, मक्का भी देगा, बाजरा भी देगा, कोई एक विकल्प होगा, ठीक है। और अगर नहीं विकल्प दिया हुआ तो इनमें हम देखते हैं कि कैसे कैसे क्वेश्चन का कॉम्बिनेशन बनाया जाता है, क्योंकि आप सभी जान रहे हैं ऑब्जेक्टिव पेपर ऐसा ही बनाया जाता है या तैयार किया जाता है जिसमें इजी आंसर आपका एक ऑप्शन बने। क्योंकि अगर बोथ ऑप्शन बनता है तो आप सब समझ पा रहे हैं, आप आपत्ति व्यक्त करते हैं, फिर क्या होता है संस्था बोर्ड को वो क्वेश्चन का आंसर क्लेरिफाई करना पड़ता है, यानी उसको या तो हटाता है या तो सभी को कॉमन नंबर देता है। तो आप इनको ध्यान रखें, बाकी तो रिक्रूटमेंट बोर्ड अपना कार्य कर रहा है। चलिए विटामिन ए के बारे में दोस्तों बात करते हैं। तो दूध है, अंडा है, पनीर है, हरी सब्जियां मुख्य स्रोत। विटामिन बी के बारे में दोस्तों बात करें तो हो जाता है आपका मूंगफली, अंडा, मांस, टमाटर, अंकुरित अनाज, ये आपके विटामिन बी के अच्छे स्रोत माने जाते हैं। विटामिन सी के बारे में बात करें तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन बार बार ये टकराता है। यहाँ अक्सर आप गलती कर देते हैं, आंवला और नींबू का विकल्प दे देता है तो लोग नींबू को लगा देते हैं, लेकिन यहाँ दोस्तों नींबू ना लगा के पहला विकल्प आप आंवला को ही लगाएंगे, ठीक है। तो आप आंवला को ध्यान रखें। आंवला है, नींबू है, संतरा है, टमाटर है, मिर्च है, अंकुरित अनाज है, ये सभी हमारे क्या होते हैं विटामिन सी के अच्छे स्रोत माने जाते हैं। नेक्स्ट चर्चा करते हैं दोस्तों विटामिन डी के बारे में। विटामिन डी जो होता है मछली से, यकृत से, तेल से, दूध से, अंडा से हमें प्राप्त होता है। यानी आप देख रहे होंगे हर स्रोत का कॉम्बिनेशन आपका दोनों से बना हुआ है, शाकाहारी और मांसाहारी। यानी जो लोग दोनों खाते हैं दैट इज बेटर, अगर नहीं दोनों खाते हैं तो आप शाकाहारी पौष्टिक तत्वों को भी प्रयोग करके इन तत्वों की पूर्ति अपने शरीर में कर सकते हैं। नेक्स्ट दोस्तों बात करते हैं विटामिन ई के बारे में। विटामिन ई होता है अंकुरित गेहूं तथा अन्य अनाज, सब्जी, दूध, मक्खन, वनस्पति तेल। नेक्स्ट दोस्तों बात करते हैं विटामिन के बारे में। विटामिन के हो जाता है आपका टमाटर, हरी सब्जी, आंतों से भी विटामिन के क्या होता है निकलता है। नेक्स्ट दोस्तों बात करते हैं फॉलिक अम्ल के बारे में। यकृत, सब्जी, अंडा, सेम। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, यहाँ पे फॉलिक के लिए आप ये चीज ध्यान दीजिएगा, सेम हमारी एकमात्र ऐसी सब्जी में आती है जिसमें फॉलिक अम्ल पाया जाता है। इस समय सीजन भी देखिए सेम का चल रहा होगा। तो इन सब सब्जियों को खाने का मेन उद्देश्य होता है कि वे सारे लोग जिन लोग मान लीजिए अंडे वगैरह नहीं खाते हैं तो वो इसका सब्स्टिट्यूट बनाते हैं और भी चीजें बनाते हैं। तो इनको एक बार रफली आपको इस चार्ट को क्या करना है
याद करना है केवल, या फिर वीडियो को 2 से 3 बार आप देखते हैं तो भी आपको सारी चीजें तैयार हो जाएंगी। चलिए दोस्तों नेक्स्ट बात करते हैं सोडियम के बारे में। तो आपका मांस है, अंडा है, नमक है। पोटेशियम के बारे में बात करें तो सभी खाद्य पदार्थों में पोटेशियम पाया जाता है। नेक्स्ट दोस्तों कैल्शियम के बारे में बात करें तो प्रचुर मात्रा में कैल्शियम आपका दूध में होता है, पनीर में होता है। फिर इसके बाद आयरन के बारे में बात करते हैं तो चोकर युक्त आटा, जैसा कि देखा होगा आप लोगों ने, बाबा रामदेव ने बहुत प्राथमिकता इसको दी है कि चोकर युक्त आटे का सेवन करना चाहिए, जिससे हमें पर्याप्त मात्रा में क्या मिल सके, आयरन मिल सके। बिस्किट भी मार्केट में बहुत सारे ऐसे आ गए हैं जो चोकर युक्त बिस्किट भी होते हैं। नेक्स्ट दोस्तों बात करते हैं तो मेथी है, कलेजी है, पालक है, इत्यादि में पाए जाते हैं। जैसा कि देख रहे होंगे कॉमन चीज हरी सब्जी, हरी सब्जी को अगर आप सेवन में रखते हैं तो लगभग हर तत्वों की पूर्ति आपको होती रहती है। नेक्स्ट आयोडीन के बारे में बात करते हैं तो मछली हो गया आपका, आयोडीन युक्त नमक हो गया। एडवर्टीजमेंट वगैरह में भी आपने देखा होगा कंपनियां अपना प्रोडक्ट जब लॉन्च करती है तो उसमें बोलती हैं, वो ऐड में भी डिनोट करते हैं आयोडीन युक्त नमक का सेवन करने के लिए आप ये ब्रांड लें, व्हाटएवर जो भी सारी चीजें होती। तो हमें क्या होता है, आयोडीन युक्त नमक लेने से भी हमें किस चीज की मात्रा मिलती है, आयोडीन से। आप सभी को पता है कि आयोडीन की कमी से घेंघा रोग जैसी बीमारियां हो जाती हैं, तो हम इसके बारे में भी चर्चा करेंगे। नेक्स्ट दोस्तों बात करें मैग्नीशियम। मैग्नीशियम जो होता है सब्जियों से हमें प्राप्त होता है। और प्रोटीन के बारे में बात करें दोस्तों तो सोयाबीन हो गया, दालें हो गई, दूध हो गए, अंडे हो गए। तो यानी ओवरऑल अगर बात करते हैं तो अगर कंटिन्यूअस वीडियो फर्स्ट लेक्चर से लेकर एंडिंग तक अगर आप देखते हैं तो पोषक तत्वों के सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे। चैनल पर नए हैं तो दोस्तों चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और अपने मित्रों को शेयर करिए।